हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। एक्चुअली में भारत में एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान में एक इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। एक्चुअली में जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 और 52 में हुआ था और भारतीय चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली में जब शुरू में निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था उस समय सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त होता था यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। बाद में क्या कर दिया गया, उसमें 2 और एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर को जोड़ दिया यानी 2 और निर्वाचन आयुक्त को जोड़ दिया गया। अब जो स्ट्रक्चर है इसका उसमें 3 लोग होते हैं जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। इसमें से जो पहले आ जाए वो मान्य होगा। और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 एक्स्ट्रा और होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसमें से जो पहले हो जाए वो मान्य होगा। यानी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों तक का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसमें से जो पहले होगा वो मान्य होगा। और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु जो पहले होगा वो मान्य होगा। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सांसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है यानी चुनाव आयुक्त को ऐसे कोई नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन राष्ट्रपति इजीली उसे हटा नहीं सकता है, उसको सांसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के पास राज्य के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनावों से संबंधित काम होता है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कौन कौन से इलेक्शन का काम होता है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव। लेकिन जो ग्राम पंचायत वगैरह होता है, नगर पालिका, महानगर परिषद, ये काम जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। निर्वाचन आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, निर्वाचन सदन ये दिल्ली में स्थित है। अब ये जो निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो कौन बनता है? एक्चुअली में जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो एक आईएएस रैंक के अधिकारी बनता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला अधिकारी होता है, जिसका छवि बहुत अच्छा होता है। उन्हीं को निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। अभी तक कई लोगों ने निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला है,
उसमें से पहले जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे थे। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य के हैं, यानी सुकुमार सेन कौन से राज्य के थे? तो पश्चिम बंगाल के। अब हम बात करेंगे वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुशील चंद्रा है। ये 24वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो 13 अप्रैल 2021 को अपना पदभार संभाले हैं। भारत में एकमात्र ऐसी महिला जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है। ये कुछ ही दिनों के लिए इन्होंने कार्यभार संभाला है। नवंबर 1990 में ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी और दिसंबर में ही ये हट जाती है। लेकिन ये पहली महिला और अभी तक एकमात्र महिला है जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाली है। तो इसका नाम है वीएस रमा देवी। ये एक्चुअली में आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अब हम बात करेंगे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है टीएन शेषन, यानी इसका पूरा नाम तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही सख्त इलेक्शन कमीशन हुए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। मतलब इन्होंने समझाया लोगों को कि इलेक्शन कमीशन का क्या पावर होता है, ये पूरा का पूरा यूज करके दिखाए थे। यानी इनके कार्यकाल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए नियमों को कड़ाई से पालन किया गया, जिसके साथ तत्कालीन केंद्रीय सरकार एवं ढीठ नेताओं के साथ कई विवाद भी हुआ। इनका जो कार्यकाल था 1990 से 1996 तक था। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था, शुरू में निर्वाचन आयोग के अंदर सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। बाद में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को इसमें जोड़ा गया। एक्चुअली में 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके वर्तमान एक सदस्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बना दिया और 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी। यह अध्यादेश अधिनियम बन चुका है। अब 2 सदस्य और क्यों जोड़ दिया गया? जब निर्वाचन आयोग के अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, इलेक्शन चल रहा था, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को जोड़ने का क्या कारण था? वो भी अध्यादेश जारी करके। देखिए, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि 1990 से लेके 1996 तक टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये बहुत ही सख्त चुनाव आयुक्त थे। इनका जो चुनाव कराने का जो तरीका था बिल्कुल निष्पक्ष और स्ट्रिक्ट ढंग से करवाते थे। ये चीज उस समय के नेताओं को हजम नहीं हुआ। फिर हुआ क्या? निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाने का निर्णय सरकार ने इस कारण लिया कि नवंबर 1993 में कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराने के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णय के कारण सरकार और आयोग के बीच में एक मामले में गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक्चुअली में निर्वाचन आयोग का कहना था कि चुनाव के दौरान सशस्त्र बलों की पर्याप्त संख्या न मिलने पर चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों और अनुशासनिक शक्ति न मिलने पर वह चुनाव प्रक्रिया को रोक देगा। यानी अब उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? टीएन शेषन साहब थे। ये बहुत ही वैसे भी स्ट्रिक्ट चुनाव आयोग थे। तो कई सारे विधानसभा के चुनाव होने थे। तो टीएन शेषन ने कहा कि भाई अगर हमारे पास पूरी तरह से सशस्त्र बल नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? चुनाव प्रक्रिया को रोक देंगे। तो इससे तत्कालिक सरकार जो थी वो नाराज हो गया। फिर क्या हुआ? अब हुआ ये, अब देखिए अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग में एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान का ये अनुच्छेद का इस्तेमाल सरकार कर लिया और उसमें 2 और अन्य
चुनाव आयुक्त को उसमें जोड़ दिया। लेकिन अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वही सर्वोच्च है, लेकिन जो सारी शक्तियां उन्हीं में निहित था वो अब नहीं है। यानी अब 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग जो बन गया है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो मेन तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो शक्ति उन्हीं के पास था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास, वो अब उन्हीं के पास नहीं रह के थोड़ा सा जो उसका पावर है उसका डिवाइड हो गया है वो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों के बीच में। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्य प्रणाली के बारे में। पहला, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराता है। दूसरा, यह निर्वाचक नामावलियों को तैयार करता है और समय समय पर उनमें सुधार करता है। यह सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। तीसरा, यह चुनावों का कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसे अधिसूचित करता है। चौथा, यह चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है, उनकी जांच करता है। पांचवा, यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यानी चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। जैसे आप देखते होंगे बीजेपी का कमल का छाप है, कांग्रेस का हाथ छाप है, तो और अलग अलग जो पार्टी होते हैं उसके अलग अलग छाप होता है, यानी चुनाव चिन्ह होता है, वो निर्वाचन आयोग के तरफ से ही तय किया जाता है। छठा, यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राज्य स्तरीय पार्टी है, तो ये कौन तय करता है? ये चुनाव आयोग ही तय करता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्टी होगा, कौन सा राज्य स्तरीय पार्टी होगा। उसके चुनाव के आधार पे जो प्रदर्शन होता है उसके चुनाव का, उस हिसाब से ये तय करता है। सातवां, यह राजनीतिक दलों की पहचान और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों में न्यायालय की भूमिका निभाता है। आठवां, यह निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नौवां, यह राजनीतिक दलों को दूरदर्शन व रेडियो पर अपनी नीतियों व कार्यक्रम के प्रचार के लिए समय सीमा का निर्धारण करता है। 10वां, यह सुनिश्चित करता है कि आदर्श आचार संहिता का सभी दलों व प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाए। 11वां, यह संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है। 12वां, यह राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राज्य के राज्यपाल को सलाह प्रदान करता है। 13वां, यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास चुनाव को संपन्न कराने के लिए जरूरी स्टाफ को उपलब्ध कराने के लिए निवेदन करता है। 14वां, यह चुनाव कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण करता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराना सुनिश्चित करता है। 15वां, यह अनियमितता व दुरुपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर सकता है। 16वां, यह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि किसी राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे इलेक्शन के इंक के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग वोटिंग करते होंगे तो यहाँ पे आपके हाथों पे एक इंक लगा दिया जाता है। एक्चुअली में 1962 में इलेक्शन कमीशन को कई सारी शिकायतें मिली चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित, तो उसी में से एक ये था कि कोई व्यक्ति बार बार आ जाता है और वोटिंग करके चला जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने एक तरीका ढूंढा कि इससे कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कोई ऐसा मार्क हो, कोई ऐसा इंक हो जो किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए तो इससे पहचान हो सकता है कि ये व्यक्ति एक बार वोटिंग कर दिया है। इसके लिए
चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो ये भारत सरकार का है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, इनसे बात किया और कहा कि एक ऐसा इंक बनाइए जो किसी व्यक्ति को हाथ में लगा दिया जाए तो आसानी से जल्दी से वो मिटे ना। तो इसके बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड यानी MPVL को निर्देश दिया एक ऐसा इंक बनाए जो जल्दी से मिटे ना और कोई साइड इफेक्ट इसका ना हो। तो मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, जो कि मैसूर में स्थित है कर्नाटका में, उन्होंने इंक बनाया 1962 में और पहली बार कर्नाटका में इसका यूज किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसका यूज होने लगा और अब हर इलेक्शन में इस इंक का यूज होता है। अब ये जो इंक होता है वो इंडिगो कलर यानी नीले कलर का होता है। जब हाथ में लगाया जाता है उस टाइम तो आपको नीला दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है, जब इसके ऊपर धूप लगता है तो ये ब्राउन कलर या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक्चुअली में ये इंक किस चीज का बना होता है? ये जो इंक बना होता है सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इलेक्शन का जो इंक होता है वो कौन से केमिकल का बना होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3। अब ये जो इंक होता है इलेक्शन में किस तरह से लगाया जाता है, इसका भी कुछ नियम होता है। एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार वोट डालने से पहले मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी 4 फिंगर पे यह स्याही लगाई जाती है। ब्रश के जरिए यह स्याही लगाई जाती है। मान लीजिए किसी मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी उंगली है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में बाएं हाथ के किसी भी उंगली पे उसको इंक लगाया जा सकता है। अब यह भी हो सकता है कि बाएं हाथ में उसके पास एक भी उंगली ना हो, तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में दाएं हाथ के तर्जनी उंगली पे उसको इंक लगाया जाएगा। अब यह भी हो सकता है दाएं हाथ में भी तर्जनी उंगली ना हो, तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में दाएं हाथ के किसी भी उंगली पे उसको इंक लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए उसके पास दोनों हाथ में कोई उंगलियां ही नहीं है, तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में उसके पैर के अंगूठे पे स्याही लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन। इसमें आप देख सकते हैं 3 चीज है। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा VVPAT, तीसरा कंट्रोल यूनिट। ये 3 चीज होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर है। अब बात करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आजकल यूज किया जाता है, इसको डिजाइन यानी बनाया किसने था? एक्चुअली में ईवीएम को 2 सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के द्वारा तैयार और डिजाइन किया गया है। ईवीएम का विनिर्माण उपरोक्त 2 उपक्रमों द्वारा किया जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है, दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में है। ये 2 उपक्रम है जो कि भारत सरकार का है, इसके द्वारा ईवीएम को तैयार किया जाता है। और साथ में जो इलेक्शन कमीशन का जो टेक्निकल टीम होता है वो भी इसमें शामिल होता है। अब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया था? एक्चुअली में 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा के उपचुनाव में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस चुनाव को नल एंड वाइड यानी अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में
ईवीएम की बात नहीं थी। यानी जो हमारा संविधान था उसमें जो इलेक्शन की बात की गई थी उसमें इस तरह के वोटिंग मशीन के द्वारा इलेक्शन कराने का कोई प्रावधान नहीं था। इस वजह से कोर्ट ने उस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, 1988 में एक्ट में संशोधन किया जाता है और 1989 से ये लागू हुआ। इसमें चुनाव आयोग को ताकत दी गई कि वो ईवीएम से चुनाव करवा सकता है। तो आधिकारिक रूप से ईवीएम का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था? तो पहली बार नवंबर 1998 में आयोजित 16 विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों में इस्तेमाल किया गया। इन 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 6 सीटें शामिल थी। वही ईवीएम को पहली बार गोवा के जनरल इलेक्शन में पूरे राज्य में इस्तेमाल किया गया था सन 1999 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहली बार कौन से विधानसभा के इलेक्शन में पूरे राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था? तो 1999 में गोवा के जनरल इलेक्शन में हुआ था। वहीं 2003 तक सभी बाई इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। बाद में सन 2004 में इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा इलेक्शन में भी करने का तय किया। एक्चुअली में जो ईवीएम का जो इस्तेमाल होता है इसमें 3 चीज है। पहला जो है ये बैलेट यूनिट, यहाँ पे वोटर दबाते हैं, यहाँ पे चुनाव चिन्ह होता है, प्रत्याशी का नाम होता है, वहाँ पे जाके उंगली से हम बटन को दबाते हैं, इसीलिए इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। और इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, जो कि चुनाव कराने वाले अधिकारी के पास होता है ये। और ये जो तीसरा देख रहे हैं इसको बाद में जोड़ा गया है, ये पहले नहीं होता था। इसको एक्चुअली कहा जाता है VVPAT, यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो एग्जाम में पूछा जाता है VVPAT का क्या फुल फॉर्म होता है? तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो VVPAT है इसका क्या काम होता है? जब वोटर वोटिंग करता है तो इसमें से एक पर्ची निकलता है और इसमें दिखाई देता है जब हमने वोट डाला किसी को, तो कंफर्म कराने के लिए कि आपने किस प्रत्याशी को दिया, उसका क्या चुनाव चिन्ह है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है इस पर्ची से, और ये 7 सेकंड तक दिखता है और ऑटोमेटिक ये पर्ची इस बॉक्स में गिर जाता है। यानी ये निकलता नहीं है वैसे फिजिकली, ये एक बॉक्स में गिर जाता है जो कि 7 सेकंड तक दिखाई देता है। तो ये कंफर्म करता है कि आपने किसको वोट दिया है। अब देखिए ईवीएम का वर्जन, ईवीएम जब शुरुआत में आया था उसको M1 कहा जाता था, यानी मार्क 1। उसके बाद फिर और उसमें कुछ नया फीचर को जोड़ा गया, तो उसके बाद M2 आया, यानी मार्क 2। अभी जो चल रहा है वो M3 वर्जन चल रहा है, ये लेटेस्ट माना जाता है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस करते हैं M1, M2, M3 के बारे में। देखिए जब शुरुआत में जो ईवीएम आया था उसे M1 वर्जन माना जाता है। उसमें क्या होता था, ये जो आप देख रहे हैं वो 16 प्रत्याशी का नाम होता था इस पे, यानी 16 लोगों का ही नाम होता था और उससे ज्यादा इसमें क्षमता नहीं था। उसके बाद आया M2 वर्जन। M2 वर्जन में 64 उम्मीदवारों को एक साथ मशीन के साथ जोड़ा जा सकता था। यानी एक बैलेट यूनिट में क्या होता था, 16 नाम होता था, तो इस तरह से 4 बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़ के यानी 64 प्रत्याशियों का एक साथ वोटिंग कराया जा सकता था। उसके बाद आया लेटेस्ट वर्जन जिसका नाम है M3 यानी मार्क 3। इसमें क्या होता है, इसमें 64 बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़ा जा सकता है, यानी 16-16 करके 64 एक साथ हम जोड़ सकते हैं। इस तरह से 384 उम्मीदवारों को एक साथ वोटिंग करवा सकते हैं। अब एक्चुअली में जब M3 नहीं आया था, M1 और M2 हुआ करता था, तो उस समय कई सारे राजनीतिक दल जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया
कि ईवीएम के अंदर कुछ घपला हो सकता है और घपला होता है, तो कई सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गया। यानी चुनाव आयोग के ऊपर भी कई सारे टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद M3 वर्जन इसके विकल्प में आया और ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन कहा जाता है। इसको सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर इसके अंदर जोड़ा गया, मतलब मशीन खुद ही जांच कर सकती है कि इसके सारे फंक्शन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कोई दिक्कत होगी तो कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर दिखेगी और कोई उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो मशीन ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा और सारा काम करना छोड़ देगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ईवीएम का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो M3। अब एक्चुअली में जब वोटिंग हो जाता है तो क्या होता है कि जो ईवीएम होता है उसको एक खास तरह के पर्ची से सील किया जाता है। खास तरह का ये पेपर होता है, जैसे हमारा इंडियन करेंसी होता है उसी तरह से इसको बनाया जाता है कि इसका कोई कॉपी ना कर सके। उसको सील करके एक विशेष जगह पे इसको ले जाया जाता है, इसको खास निगरानी में रखा जाता है और कुछ इसमें विशेष नंबरिंग होता है सील करने के बाद। तो इस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।